सौम्या बहू, बाथरूम में कई दिनों से तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर फैला दो। सरिता जी ने सब्जी काटते हुए कहा। अच्छा, फैला दूंगी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती है, सौम्या ने अपने कमरे से तेज आवाज में उत्तर दिया। इसमें चिल्लाने की क्या बात है बहू? चिल्लाने की बात क्यों नहीं है माँ जी? कपड़े मेरे हैं, फट जाएंगे तो मैं आपसे मांगने नहीं आऊँगी। जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वह खरीद कर भी लाएगा। आपके सिर में क्यों दर्द होने लगा? सौम्या अपने कमरे में बोलते हुए बाहर निकली और तेज कदमों से चलती हुई बाथरूम में घुस गई और अपना सारा गुस्सा उन बेजान कपड़ों पर उतारती हुई बोलती जा रही थी। अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। मेरा थोड़ी देर आराम करना भी किसी को नहीं सुहाता। इस घर के लोग चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर सारे मकान की सफाई करूं, सबकी सेवा करूं, जैसे मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं पत्थर का है। अपने इकलौते बेटे यश के लिए सरिता जी ने बहुत सी लड़कियों को देखने के बाद सौम्या का चुनाव किया था। दूध की तरह गोरी और बीकॉम तक पढ़ी स्वर्गवाक सुंदरी सौम्या को देखते ही सरिता जी उस पर मोहित सी हो गई थी और घर आते ही घोषणा कर दी थी कि मेरी बहू बनेगी तो सौम्या ही, अन्यथा यश भले ही कुंवारा रह जाए। इस तरह सरिता ने 2 साल पहले अपने बेटे का विवाह सौम्या से कर दिया था। सौम्या अपने पूरे परिवार की लाडली थी, विशेषकर अपनी माँ की, इसलिए वह थोड़ी जिद्दी, अहंकारी और स्वार्थी थी। उसके घर में उसकी माँ का ही शासन था। बचपन से सौम्या को माँ ने यही पाठ पढ़ाया था कि ससुराल जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना अलग घर बना लेना। संयुक्त परिवार में रहोगी तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। वैसे तो सरिता जी के परिवार में भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर सौम्या के परिवार के मुकाबले उनकी स्थिति कुछ कमज़ोर थी। सरिता जी के पति सुखदेव जी एक कंपनी में हेड अकाउंटेंट थे। वेतन कम था, पर उसी कम वेतन में उनकी पत्नी सरिता अपने घर को बड़े ही सलीके से चला रही थी। साथ ही अपने इकलौते बेटे यश को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। इस समय यश एक विदेशी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था, जिसकी शाखाएं देश भर के बड़े बड़े शहरों में थी। यश को अक्सर अपनी कंपनी की अलग अलग जगह शाखाओं का दौरा करना पड़ता था। यश जानता था कि कितनी कठिनाइयों से उसके मम्मी पापा ने उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई है, इसलिए उसका झुकाव हमेशा अपने माता पिता की ओर और अपने घर की ओर होता था। वह अपने वेतन में से कुछ सौम्या को देकर बाकी पैसा अपनी मम्मी के हाथ में रख देता था। 2-3 महीने तो सौम्या ने यह सब देखकर सहन किया। यहाँ की सारी स्थितियों की जानकारी वह अपनी माँ को बताना कभी नहीं भूलती थी। हर रात दिन भर की घटनाओं की जानकारी वह अपनी माँ को दे दिया करती और माँ उसे अपना गुरु मंत्र देना कभी नहीं भूलती। करीब 3 महीने बाद सौम्या ने पहले तो अपने पति पर शासन शुरू किया और जब वह बात नहीं मानी तो उसने अपनी सास सरिता से बात बात में झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने सरिता जी की हर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। अब तो इस घर में हर दिन सास बहू का झगड़ा होने लगा। जिस घर में सौम्या के आने से पहले जो शांति थी, अब उस शांति का वहाँ नामो निशान भी ना रहा। अब सरिता जी की दोपहरी घर से थोड़ी दूर एक कमरे में गरीब बच्चों को पढ़ाने में व्यतीत होने लगी। सुखदेव जी एक शांति प्रिय व्यक्ति होने के नाते दोनों को कुछ भी नहीं कह पाते थे। पत्नी को अधिक प्यार करते थे, इसलिए उसे अपने तरीके से समझा दिया और बहू के मुंह लगना उचित नहीं समझते थे, इसलिए वे अपने ऑफिस से लेट आने लगे। यश की भी यही स्थिति थी। जिस माँ ने तमाम मुसीबतें झेलकर उसे पाला पोसा पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि वह इज्जत की रोटी कमा सके, उनसे वह कठोर बातें बोल ही नहीं सकता था। लेकिन सौम्या के सामने उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उधर सौम्या दिन रात यश के कान भरने लगी कि वह इस घर में नहीं रहेगी। उसे या तो उसके मायके पहुंचा दे या दूसरा मकान किराए पर लेकर रहे। शाम को जब यश ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे में सौम्या बाल बिखरे अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। यश ने उससे पूछा, आज क्या हुआ, इस तरह क्यों बैठी हो? आज फिर माँ से झगड़ा हुआ क्या? और क्या, तुम्हारी माँ मुझसे प्यार से बात करती थोड़ा ही है? शेरनी की तरह घुर्राते हुए सौम्या ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी के साथ दोपहर का सारा वृत्तांत सौम्या ने नमक मिर्च लगाकर बता दिया। पुरुष सब सह सकता है, पर सुंदर स्त्री के आंसू वह सहन नहीं कर सकता।
यश ने फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि वह कल इस घर को छोड़ देगा। यह बात सुनते ही सौम्या के आंसू कपूर की भांति उड़ गए। सोते जागते रात गुजर गई। सुबह जल्दी उठकर यश घर से निकल गया और करीब 2 घंटे बाद घर आकर माँ से बोला कि मैंने अलग मकान देख लिया है और सौम्या के साथ दूसरे मकान में जा रहा है। माँ ने कहा अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता। हर दिन कलह से अच्छा है अलग रहना, कम से कम शांति तो रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। तुम्हें जिस सामान की जरूरत हो ले जा सकते हो, और वैसे भी यह सब कुछ तुम्हारी ही है। कांपती हुई आवाज में यश से कहकर सरिता जी ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। उस समय उनकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वह अपने आंचल से बार बार पोंछ रही थी। थोड़ी देर बाद यश जाकर एक छोटा ट्रक ले आया। साथ में 2 मजदूर भी थे। मजदूरों ने सामान को ट्रक में चढ़ाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद उसी ट्रक में दोनों पति पत्नी भी बैठकर चले गए। सरिता की हिम्मत नहीं हुई कि वे बाहर निकलकर उन दोनों को जाते हुए देखे। शाम को जब सुखदेव जी ऑफिस से आए तब उन्हें अपनी पत्नी सरिता से सारी जानकारी मिली। दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन के झगड़े से अच्छा है दोनों जगह शांति तो रहेगी। यह सोचकर वे चुप रहे। उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। यश और सौम्या को गए हुए करीब 1 वर्ष हो गया था। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दिवाली का त्योहार आया तो हर घर में धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई। घरों में दीप जलाए जा रहे थे, पर सरिता और सुखदेव जी दोनों उदास बैठे अतीत की यादों में खो रहे। उनके त्योहार को लेकर न कोई उत्साह था न कोई उमंग। शाम को सरिता जी केवल एक दीपक जलाकर आंगन में रख आई। दिवाली के 2 दिन बाद पति को ऑफिस भेजकर सरिता जी बच्चों को पढ़ाने चली गई। और जब वे शाम को लौट रही थी तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक अनजान औरत से हो गई जो उन्हें जानती थी, पर सरिता जी उसे नहीं जानती थी। पहले तो उस स्त्री ने सरिता जी को नमस्ते की, फिर बताया कि सौम्या व यश उसके मकान के पास ही रहते हैं। आज सौम्या की तबीयत ज़्यादा खराब थी और उसे उसके मकान मालिक ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले गए हैं, क्योंकि यश यहाँ है नहीं और सौम्या की डिलीवरी होने वाली है। सरिता ने जब उस औरत से यह पूछा कि सौम्या के मकान मालिक उसे लेकर किस अस्पताल गए हैं, तो उसने नर्सिंग होम का नाम बता दिया। जल्दी से घर आई और एक थैले में कुछ आवश्यक सामान रखा। अलमारी में जो पैसा रखा था उसे लिया और घर को ताला लगाकर ऑटो से नर्सिंग होम चली गई। वहां जाकर जब सौम्या के बारे में पता किया तो पता चला कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टर सौम्या को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। तभी एक नर्स ने आकर आवाज़ लगाई कि सौम्या के साथ कौन है। डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करने और ऑपरेशन फीस जमा कराने के लिए बुला रहे हैं। सरिता नर्स से जब सौम्या के बारे में पूछ रही थी तब वहीं पर सौम्या के मकान मालिक भी खड़े थे। वह समझ गई कि यह स्त्री शायद यश की माँ है, तभी इतनी बेचैनी से पूछ रही है। उन्होंने हाथ जोड़कर सरिता जी को नमस्ते किया और फिर सारी बातें उन्हें बता दी। सरिता जी ने भी उन्हें बता दिया कि सौम्या उनकी बहू है। सरिता जी उस नर्स के साथ डॉक्टर के कक्ष में चली गई और डॉक्टर साहिबा को नमस्ते कर उन्हें अपना परिचय दिया। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए और फिर ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपये जमा कराने को कहा। डॉक्टर साहब, अभी तो आप 10,000 रुपये जमा कर ले, बाकी पैसा मैं अपने पति से फ़ोन करके मंगवा लेती हूँ, जब तक आप उसका ऑपरेशन करें। मुझे किसी भी हालत में जच्चा व बच्चा स्वस्थ चाहिए। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा। हाँ, आप यह पैसा काउंटर पर जमा करा दें और रसीद प्राप्त कर ले। करीब 1.5 घंटे बाद सुखदेव जी वहाँ पर पैसा लेकर पहुँच गए, लेकिन सौम्या के मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। वे ऑपरेशन रूम के पास एक बेंच पर सरिता जी के साथ बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक नर्स आई और सरिता जी से बोली, बधाई हो, लड़की हुई है, बच्ची और उसकी माँ दोनों स्वस्थ है। फिर एक दूसरी नर्स ने लड़की को लाकर सरिता जी को दिखाया, जिसे बड़े प्यार से उन्होंने पहले तो देखा, फिर उसका माथा चूम अपने पति से कुछ इशारा किया। सुखदेव जी ने 500 रुपये का नोट निकालकर नर्स को देते हुए कहा कि यह मेरी तरफ से आप सब लोगों को मिठाई खिलाने के लिए है। थोड़ी देर बाद सौम्या को एक स्ट्रेचर पर लेटाकर वार्ड में लाया गया। उस समय वह बेहोश थी। वार्ड पर एक बिस्तर पर लेटाकर उसके पास पालने में बच्ची को भी लिटा दिया गया। सरिता वहीं एक बेंच पर बैठकर कभी बच्चे को तो कभी सौम्या को देखती रही और पति को घर भेज दिया।
करीब 4.5 घंटे बाद सौम्या को होश आया। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसकी सास उसके पास बैठी है और उसकी गोद में एक बच्चा है। लक्ष्मी आई है, ठीक तुम्हारी तरह। तुम भी शायद जब पैदा हुई होगी तो ऐसी ही होगी, सरिता जी ने मुस्कुराते हुए कहा और सौम्या के माथे पर हाथ फेरने लगी। सौम्या को बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी उसके मकान मालिक भी वहां आ गए और बोले, सौम्या, मैं जब तुम्हें लेकर यहाँ आ रहा था तभी मेरी पत्नी की तुम्हारी मम्मी से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वे जल्दी ही अस्पताल पहुँच रही है, पर अभी तक खुद आई और न तुम्हारे पापा आए हैं। शाम हो गई थी, अभी तक सरिता जी ने कुछ खाया ही नहीं था, बल्कि चाय तक भी नहीं पी थी। रात भर वह बेड के पास स्टूल पर बैठी कभी सौम्या का सिर दबाती तो कभी बच्ची के रोने पर उसे उठाकर घुमाती। इस तरह जिम्मेदारी ढोते उनकी रात आंखों आंखों में कट गई। सुबह सुखदेव जी थर्मस में चाय लेकर आए और दोनों को कपों में डालकर चाय दी। फिर पत्नी की ओर देखते हुए कहा, तुम अब घर जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। कल से तुमने खाना भी नहीं खाया है। तुम्हारा खाना किचन में कल से ज्यों का त्यों रखा हुआ है। घर जाओ और सौम्या के लिए खिचड़ी बनाकर लेकर आना। तब तक मैं यहाँ पर बैठता हूँ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। सरिता जी घर चली गई। करीब 1 घंटे बाद कुछ सोचकर सुखदेव जी ने सौम्या से कहा, बेटा, मैं जरा बाहर बैठता हूँ, कोई चीज़ चाहिए तो नर्स से कहलवा देना, और वार्ड से बाहर निकल गए। सौम्या ने बगल वाले बेड पर एक स्त्री को ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ वहीं पर बैठी हुई थी। जब सुखदेव जी वार्ड से बाहर चले गए तब वह औरत अपनी जगह से उठकर सौम्या के बेड के पास आई और पूछने लगी, तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे स्वभाव के मालूम पड़ते हैं। खासकर तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही अच्छी है, बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रही। ये दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं, सास ससुर है क्या? वह औरत आश्चर्य से सौम्या का मुंह देखने लगी। फिर उसने कहा, क्या दुनिया में ऐसी भी सास होती है जो कल से बिना खाए पिए अपनी बहू की सेवा कर रही है? बेटी, तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले। पूरा वार्ड अब तक यही समझ रहा था कि ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना कर सकती है, ये मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जलकर नहीं मरेगी, कोई बहू गले में फांसी लगाकर नहीं मरेगी। इतने में एक नर्स सौम्या को इंजेक्शन लगाने आ गई। उस औरत की बेटी ने शायद पानी मांगा, उसे वह पानी पिलाने चली गई। सौम्या सोचने लगी कि उसकी मम्मी भी एक औरत है और उसकी सास भी, पर दोनों में कितना फ़र्क है। एक केवल शासन करना चाहती है, दूसरी नम्रतापूर्वक अनुसरण। एक किसी के घर को तोड़ना चाहती है तो एक घर को बचाने के लिए स्वयं तकलीफ उठाती है। सौम्या की आंखें छलक रही थी। बेटा, चाय पी लो। सुखदेव जी के आवाज से सौम्या का ध्यान भंग हो गया। सौम्या ने बड़े ध्यान से अपने ससुर की ओर देखा और सोचने लगी, इस व्यक्ति ने आज तक मुझे बेटा के सिवा और किसी नाम से बात नहीं की, ना ही कठोर शब्द बोले। इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। फिर सौम्या का ध्यान भंग हुआ क्योंकि सुखदेव जी बगल वाली स्त्री से कह रहे थे, बहन जी, आपको एक कष्ट दे रहा हूँ, आप मेरी बहू को हाथ लगाकर उठा दे ताकि वह चाय पी ले। वह औरत उठी और सौम्या को उठाकर चाय पिलाने लगी तो सुखदेव जी वार्ड से बाहर चले गए। करीब 10 बजे सरिता जी खिचड़ी और कुछ साफ सुथरे कपड़े लेकर आ गई और सौम्या को धीरे से बिठाकर चम्मच से अपने हाथ से खिलाने लगी। आज उसे यह खिचड़ी मोहन भोग के समान लग रही थी। शाम को करीब 4 बजे सौम्या के पापा और उसकी मम्मी ने एक साथ वार्ड में प्रवेश किया। उस समय सरिता जी सौम्या के बालों में कंघी कर रही थी। बेड की दूसरी तरफ खाली बेंच पर वे दोनों बैठ गए। दोनों का यहाँ आना ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पार्टी में आए हो। दोनों के महंगे कपड़े, परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। पूरा जच्चा वार्ड उस खुशबू से महक रहा था। दोनों ने औपचारिकतावश हाथ जोड़कर सरिता जी को नमस्कार किया, फिर उनसे कोई बात नहीं की। एक थैले में कुछ सामान रखकर सरिता जी उठते हुए कहा, बहू, जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया। अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं, अब मैं घर जा रही हूँ। तुम भी 1 सप्ताह बाद अपना टाँका कटवा कर अपने घर चली जाओगी। और हाँ, आज तक की दवाइयों का और अस्पताल के बिल का भुगतान मैंने कर दिया है, जिसकी सारी रसीदें तुम्हारे तकिए के नीचे रखी है। यश आएगा तो उसे मेरा आशीर्वाद कह देना। इतना कहकर चलने के लिए जैसे उन्होंने कदम बढ़ाया, अचानक लगा उनका आंचल कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सौम्या उनका आंचल पकड़े हुए है और डगबगाई आंखों से उन्हें देखे जा रही है। सरिता जी ने आंचल छुड़ाने का प्रयास किया तो सौम्या धीरे से बोली,
मम्मी, क्या अपनी इस मूर्ख बेटी को माफ़ नहीं करोगी? सरिता ने झट से सौम्या का सिर अपनी छाती से लगा लिया और उसे सहलाते हुए कहा, पगली, कहीं माँ भी अपनी बेटी से नाराज़ होती है? स्वयं को मूर्ख क्यों कहती है? अरे सैकड़ों लड़कियों में से चुनकर तुझे मैं अपने घर लाई थी, तो मूर्ख कैसे हो गई? तू मेरी बहू नहीं बेटी है, और बेटी ही मुझे समझा है। सरिता जी रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, ज़्यादा नहीं रोते बेटा, अभी तुम्हारा शरीर कमज़ोर है, कच्चे टाँके हैं, रोने से उन पे जोर पड़ता है और टूटने का भय रहता है। यह कहते हुए वह अपने आंचल से उसके आंसुओं को पोंछने लगी। अचानक सरिता जी का ध्यान दूसरी तरफ बैठे सौम्या के मम्मी पापा की ओर गया, तो वो लोग कब के चले गए थे। एक सप्ताह बाद सौम्या के टाँके कट चुके थे और उसे अस्पताल से छुट्टी की अनुमति मिल गई थी। यश भी टूर से वापस आ गया। जब वह अपने कमरे पर गया तो उसे वहाँ सारी बातों की जानकारी मिल गई। वह अपना सामान कमरे में रखकर सीधे ही अस्पताल चला गया। माँ को सौम्या के पास देखकर उसे लगा और वह चरण छूकर प्रणाम किया। अस्पताल से जिस दिन सौम्या को छुट्टी मिली, उससे स्पष्ट कह दिया कि वह अब किराए के मकान में ना जाकर मम्मी के साथ सीधे घर पर जाएगी। इसलिए उसे लेकर सरिता जी घर पर आ गई थी। अब उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सभी के चेहरे मुस्कुराते रहते थे। नन्ही सी जान सभी के लिए खिलौना बनी हुई थी। सौम्या पर अभी बहुत प्रतिबंध था, इसलिए वह केवल अपने कमरे में लेटी रहती। घर का सारा काम सरिता जी ही करती थी। सरिता जी ने सौम्या के पास आकर कहा, बेटी, मैं ज़रा बाजार जा रही हूँ और बाहर से ताला लगा देती हूँ ताकि तुझे बार बार उठना ना पड़े। और वह बाहर से ताला लगाकर चली गई। सौम्या अपने कमरे में आकर बेटी को दूध पिलाते हुए सो गई। अचानक उसकी आंख खुली तो देखा कि कमरे में ट्यूबलाइट जल रही है। वह धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि आंगन में चावल के घोल का अल्पना बना हुआ था और वहाँ पर बहुत से दीपक रखे हुए हैं, जिन्हें मम्मी जी बैठकर जला रही है। दिवाली बीतने के बाद मम्मी जी दीपक जला रही है, यह रहस्य उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह धीरे से अपनी सास के पास गई और आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, मम्मी, दिवाली तो कब की बीत गई, फिर ये सब आज क्यों? मेरी बेटी दिवाली के बाद गई थी और दिवाली के बाद अपने साथ पोती भी लेकर आई है। इस खुशी में मैंने आज दिवाली मनाई है। जाओ, तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और बिटिया को नए कपड़े पहना दो। मैंने तुम दोनों के लिए नए कपड़े अलमारी में रख दिए हैं। फिर हम सब साथ मिलकर दीपक जलाएंगे। सौम्या का हृदय गदगद हो गया। वह अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम में बदलने चली गई। आंगन में रखी परात में जो 11 दीपक जल रहे थे, आज उनकी लौ सौम्या को बड़ी ही सुंदर लग रही थी, मानो उन दीपकों की लौ से उसका जीवन ही जगमगा गया हो। तो बस आज की कहानी में इतना ही। यदि दोस्तों हमारी कहानी पसंद आए तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी कहानी को ध्यानपूर्वक सुना। ऐसी ही कहानियाँ हम रोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे।